नमस्कार। बीते दिनों एक केस की काफी चर्चा हो रही है ओरियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया। जिससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो सरकार के प्रति काफी अपनी नाराजगी व्यक्त की और इससे संबंधित जो पॉस एक्ट है यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस 2013, जिसको हिंदी में कहते हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न निवारण और समाधान अधिनियम 2013 में काफ़ी कमियां को बताया गया है। इस पॉस एक्ट में एक आंतरिक शिकायत समिति होता है जिसकी संरचना और गठन और इसकी समीक्षा से संबंधित कुछ नियमावली है, उस नियमों का काफ़ी उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार पत्र का हवाला देते हुए ये कहा कि देश के 30 राष्ट्र खेल संघों में 16 राष्ट्र खेल संघों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं हुआ है। चलिए इस पूरे घटना को समझते हैं कि ये मामला है क्या। मामला आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला एथलीट्स जो है, यहाँ महिला एथलीट्स खिलाड़ी, देश के खिलाड़ी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि मामला पूरा समझिए। मामला ये समझिए कि वहाँ की जो खिलाड़ी महिला है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। तो यौन उत्पीड़न हुआ है तो इसकी शिकायत जब उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पास करने गई तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आईसीसी का गठन ही नहीं किया था, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी यानी कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन ही नहीं किया था। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि यदि किसी भी कार्यस्थल पर या फिर किसी भी ट्रेनिंग स्थल पर या फिर जो ऐसा समूह जहाँ पे महिलाओं की भी भागीदारी हो, वहाँ पे उनके यौन उत्पीड़न का जो मामले हैं उनसे उनको सुरक्षा कैसे प्रदान किया जाए, क्योंकि आंतरिक शिकायत समिति ही एक ऐसा संरचना बनाया जाता है, एक ऐसी संगठन बनाया जाता है जहां पे महिलाएं स्वतंत्र होकर उनके साथ जो यौन उत्पीड़न होता है या फिर किसी भी प्रकार का जो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है उसकी जो शिकायत कर सकती हैं। तो ये सरकार की कितनी बड़ी भूल है कि जो 30 राष्ट्र संघ है उसमें से 16 खेल राष्ट्र संघों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन ही नहीं हो पाया। तो ये तो देखिए चर्चा का विषय है, जांच का विषय है कि जो एथलीट्स जो है जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ये जांच का विषय है कि वो कितना सही है या कितना गलत है। लेकिन हम इस पे चर्चा ये करेंगे कि सरकार से किस नियम और किस कानूनों का उल्लंघन हुआ है, सरकार पे कहाँ भूल हुआ है, और हमें ये जानना जरूरी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जो पॉस एक्ट यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 की बार बार चर्चा कर रहा है, उनकी कमियों को बता रहा है और अपनी नाराजगी व्यक्त किया है कि पिछले 10 वर्ष हो गए इस कानून को लागू हुए, लेकिन वर्तमान में जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आज भी महिलाओं का शोषण हो रहा है कार्यस्थल पर, और इससे संबंधित जो है सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, सरकार की इसमें विफलताएं हैं। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी क्या है और इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है। तो चलिए हम ये पहले समझते हैं कि पॉस एक्ट क्या है और इससे संबंधित क्या है। देखिए, महिलाओं बार बार बातें हो रही हैं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले से बातें होती हैं कि महिलाओं को भी बराबरी का हकदार मिले, वो भी अपनी योग्यता का परिचय दे, समाज में अपनी पहचान बनाए। तो ऐसे में ये जरूरी होता है, एक पितृसत्तात्मक समाज का ये जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कर सके, क्योंकि वही महिलाएं जो आपकी आज बेटी हैं, बहन हैं, माँ हैं, और वो समाज में जाकर जब आपके परिवार का प्रतिनिधित्व करती हैं तो ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। तो इस प्रकार की आवाज़ वर्षों से उठती आ रही है। तो इसका हम पहले परिदृश्य देखेंगे, 2 परिदृश्य की विश्व के स्तर पर किस प्रकार से इसका प्रयास किया गया, भारत में इसका क्या प्रयास किया गया, और भारत में इससे संबंधित जो कानून बना है वो किस प्रकार से आज विफल हो रहा है, उसमें क्या क्या कमियां हो रही हैं, सरकार किस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण कर रही है। अब इस पूरी घटना में हम बताएंगे कि सरकार किस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण कर रही है। चलिए हम देखेंगे, इसमें पहले देखेंगे कि समस्या बार बार ये होती है कि भैया जो मामला है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इसमें क्या है कि ये मामला है जो यौन उत्पीड़न से
रोकने के लिए है यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न, तो सवाल यह है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि यौन उत्पीड़न क्या है। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि यौन उत्पीड़न क्या है। दूसरा सवाल ये होता है कि यौन उत्पीड़न से किस प्रकार की समस्या होती है, किस प्रकार की समस्या होती है, तथा कार्य स्थल पर यह कैसे चुनौती बनती है। कार्य स्थल पर कैसे चुनौती बनती है। देखिए, इन सवालों को जानने का अधिकार और जरूरी इसलिए भी आपको है क्योंकि कभी न कभी आपके घर की महिला बेटी जब कभी किसी कार्य स्थल पे कार्य करने जाएंगी तो ये आपको जानकारी या उन महिला को जानकारी होना चाहिए कि यदि उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर किसी के द्वारा जब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तो किस प्रकार उनका मूल अधिकार और उसका कार्य प्रभावित होता है। तो ऐसे में इस प्रकार की जो समस्या थी, जो चिंताएं थी, विश्व के मंचों से भी बार बार कही जा रही थी और इससे संबंधित जब निर्भया कांड हो गया तो इससे संबंधित भारत में भी तमाम कानून बने। तो ऐसे में हम चर्चा करते हैं कि ये जो परिभाषाएं है यौन उत्पीड़न की और इससे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें विश्व का क्या परिदृश्य है, विश्व का इस पर सोच क्या है, उसने किस प्रकार से कानून बनाया है, किस प्रकार से अधिकारों का संरक्षण किया है। तो इसको हम पहले यौन उत्पीड़न को दो रूप में देखेंगे। पहला देखेंगे एक हम विश्व की दृष्टि से, दूसरा देखेंगे हम भारत की दृष्टि से। देखिए, विश्व की दृष्टि से अगर हम बात करें तो मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र 1948 के, देखिए मानवाधिकार के घोषणा पत्र से, सार्वभौमिक घोषणा पत्र से 1948 यानी 1948 में जो घोषणा पत्र हुआ था उसके अनुच्छेद 1, 2 और 7, अनुच्छेद 1, 2 और 7 में इज्जत, अधिकार और स्वतंत्रता में बराबरी की बात कही गई है। तो जो विश्व में अगर हम बात करें तो मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 जब इस पे चर्चा किया गया था तो उसमें भी महिलाओं से संबंधित जो उनके यौन उत्पीड़न तथा उनके जो मूल अधिकार हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 में भी इज्जत, अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई। ये तो हो गया हमारा दूसरा पहला। इसके बाद हम दूसरा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, जनेवा में है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, इन्होंने क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट पे एक दस्तावेज प्रकाशित किया, सेक्सुअल हरासमेंट पे एक दस्तावेज प्रकाशित किया और इसमें स्पष्ट रूप से ये परिभाषित किया कि यौन उत्पीड़न है क्या और यौन उत्पीड़न को किस प्रकार से, यौन किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार जो है, किसी व्यक्ति का एक्शन किस प्रकार से किसी महिला के लिए यौन उत्पीड़न होता है, इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो इसमें हम जरा संक्षेप में देखते हैं कि आखिर क्या है इसमें पूरा मामला। तो इसमें हम देखेंगे ऐसे अवांछनीय व्यवहार जो मौखिक या प्राकृतिक रूप से, ऐसे अवांछनीय व्यवहार, यौन व्यवहार जो मौखिक या शारीरिक आचरण से जिसके चलते किसी व्यक्ति के काम काज में अनुचित हस्तक्षेप हो या कार्य स्थल का वातावरण भयपूर्ण, शत्रुतापूर्ण हो तो इसको कहते हैं यौन उत्पीड़न। इसमें हिंसा से लेकर बलात्कार और लगातार किसी को घूरना तक भी शामिल है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को लगातार घूरे जा रहा है,
जिससे उस महिला के अंदर चिड़चिड़ापन या फिर वो अपने आप को असहज महसूस कर रही है, तो वो भी यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ द्वारा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ भेदभाव और रोजगार समझौता, भेदभाव व्यवसाय और रोजगार समझौता 1958 में सरकारों से, जो देश के और राज्य के सरकारों हैं, उनसे ये विनम्र निवेदन किया और आग्रह किया कि यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उचित कदम उठाए, वरना जो हम देश की, जो राष्ट्र की, जो विश्व की जो आर्थिक प्रगति है उसको हम नकारात्मक रूप से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक महिलाओं की भागीदारी बराबर नहीं होगी, देश की और विश्व की प्रगति समान रूप से नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ जो है बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा है कि महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके। इसके बाद 2003 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के कुछ विशेषज्ञों ने 2003 में एक नियम बनाया, 2003 में एक नियम बनाया कि इससे संबंधित किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की जा सकती है। तो ये तो हम लोग समझ लीजिए विश्व की। हालांकि विश्व का हम लोगों ने इसलिए बताया कि बस आपको नजरिया समझना है, दृष्टिकोण समझना है। हमें मुख्य रूप से पढ़ना है भारत के बारे में कि भारत में कौन से कानून है और किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा होती है और किस प्रकार से इस कानून का आज उल्लंघन हुआ है, जिससे हमारे महिला एथलीट्स आज यहाँ पे जंतर मंतर पे आंदोलन कर रही हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं भारत का अगर हम देखेंगे तो भारत में देखेंगे तो पहला इसके लिए जो कदम है भारत में देखिए जो पहला कानूनी कदम है विशाखा दिशा निर्देश। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अप्रत्यक्ष रूप से कानून का ही काम करते हैं। जब तक उससे संबंधित कोई कानून संसद द्वारा पारित नहीं होते हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ही कानून का रूप लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही किसी व्यक्ति के अपराध का फैसला किया जाता है। तो इससे संबंधित जो पहला है विशाखा दिशा निर्देश, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। अब इस पूरे मामले को समझते हैं कि इसमें है क्या। देखिए साल 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान ये केस का नाम है। ठीक है, ये केस का नाम है। ये जब मामला उठा था विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान, तो ये जो केस था ये यौन उत्पीड़न और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मुद्दे को काफी ऊंचा कर दिया था, काफी बढ़ा दिया था। तो ऐसे में सरकार के ऊपर भी, न्यायालय के ऊपर भी एक ऐसा दबाव था कि एक ऐसा कानून लाया जाए या फिर एक ऐसा वर्डिक्ट लाया जाए जिससे महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके। तो चलिए हम इस पूरे मामले को समझते हैं कि ये विशाखा दिशा निर्देश है क्या। तो ये देखिए, दरअसल ये मामला एक हमारी सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी का है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भंवरी देवी का चित्रण। ये भंवरी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। भंवरी देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और इस बलात्कार से संबंधित जो प्रश्न थे, जो मुद्दे थे, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था। और इसके लिए विशाखा एक सामाजिक संगठन प्लस चार अन्य लोग राजस्थान सरकार पे केस करते हैं, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कुछ निर्णय देता है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए कुछ निर्णय देता है और उन्हीं निर्णय में कुछ दिशा निर्देश जारी करता है कि किस प्रकार से सार्वजनिक मंच पे या सार्वजनिक स्थल पे या फिर ऐसा कार्यस्थल जहां पे महिलाओं की भी भागीदारी है, किस प्रकार से उनके यौन उत्पीड़न के मामले को
कम किया जा सके, निवारण किया जा सके, समाधान किया जा सके, इससे संबंधित एक विशाखा दिशा निर्देश दिया गया था। तो विशाखा दिशा निर्देश 1997 में आया था। 1997 से 2013 तक, जब तक इस प्रकार यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कठोर कानून संसद द्वारा नहीं बनाया गया था, तब तक जो है इसी विशाखा दिशा निर्देश के अंतर्गत कार्रवाई की जाती थी और इसी के अंतर्गत महिलाओं के हितों की रक्षा की जाती थी। अब ये 2013 में जब काफ़ी जनता का दबाव आया, जब काफ़ी मांग होने लगी कि इससे संबंधित कोई कठोर कानून बनाया जाए, तो यूपीए की सरकार ने एक कानून बनाया, पॉस एक्ट 2013, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013। तो ऐसे में हमें ये जानना जरूरी है कि ये किस प्रकार से आपके हितों की रक्षा करता है और ये कानून का उल्लंघन किस प्रकार से आज समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है और किस प्रकार से महिलाएं घर से बाहर निकलने के लिए या फिर अपना कार्य न करने के लिए मंजूरी दे रही हैं। आज के समय में परिस्थिति ये बन गई है कि कोई महिला योग्य होते हुए भी अपने घर के चौखट को पार नहीं कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कहीं न कहीं वो अपने आप को असहज महसूस करती है, जहाँ पे पुरुष वर्ग ज़्यादा कार्य करते हैं। तो इस संबंधित कानून को हम पहले पढ़ेंगे कि पॉस एक्ट 2013 है क्या और पॉस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, वैसे तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 14, 15, 21 में सबके लिए भेदभाव नस्ल, लिंग आधार पे किसी भी प्रकार से भेदभाव वर्जित किया गया है। तो ये जो हमारे संविधान का ही कुछ आर्टिकल है उसको निकालकर इस कानून में सम्मिलित किया गया और विस्तृत रूप से इसका प्रभाव डालने के लिए ये बनाया गया है। तो आप पहले ये देखते हैं कि इस कानून में है क्या। देखिए, पॉस एक्ट में अनुच्छेद 14, 15 और 21, इसमें लिंग, जाति, धर्म, किसी देश या राज्य में जन्म, राजनीतिक विचारधारा, के आधार पर भेदभाव को वर्जित किया गया है। भेदभाव को वर्जित किया गया है। ठीक है। इसके बाद यह जो पॉस एक्ट है ये जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी संरक्षित करता है कि कोई महिला हो उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को भी ये संरक्षित करता है। अधिकार को संरक्षित करता है। उसके बाद पॉस एक्ट के 28वें खंड में यह कहा गया है कि ये जो कानून है ये किसी अन्य कानून का ये उन्मूलन नहीं करेंगी, बल्कि उसके साथ ही मिलकर ये महिलाओं के हितों की रक्षा करेंगी। जैसे कि कोई ऐसा कानून है और जब ये कानून जब टकराते हैं तो वो कानून या फिर ये कानून उस स्तर तक नगण्य हो जाएंगे जिस स्तर तक ये फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार का उल्लंघन करेंगे। 28वें खंड में ये कहा गया है। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि आंतरिक शिकायत समिति जो पॉस एक्ट का एक बहुत ही बेहतरीन कदम है, आंतरिक शिकायत समिति, जिसके अंतर्गत कोई भी महिला जाकर अपनी शिकायत यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकती है। इसमें यह कहा गया है कि जब तक कोई महिला अपना ये शिकायत दर्ज नहीं कराती है तब तक कोई भी न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं चला सकता है। तो इसमें यह कहा गया है। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि इस पॉस एक्ट के उल्लंघन से संबंधित जब किसी व्यक्ति पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है तो इसमें मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी ऑफिसर इस केस की सुनवाई नहीं करेगा। और ऐसे में
इस कानून के तहत दर्ज अपराध संज्ञेय अपराध होंगे। देखिए, संज्ञेय अपराध एक होता है असंज्ञेय अपराध। तो जो पॉस एक्ट है इसके तहत अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो वो संज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध के अंदर अंतर्गत बलात्कार, हत्या, मर्डर, अपहरण, गंभीर मारपीट, इस प्रकार के आरोप होते हैं। संज्ञेय अपराध के अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए मजिस्ट्रेट से किसी भी प्रकार का परमिशन नहीं लिया जाता है और असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट से परमिशन लिया जाता है। जैसे कि असंज्ञेय अपराध में आ जाते हैं दहेज उत्पीड़न, मानहानि या फिर छोटी मोटी हिंसा, गाली गलौज, इस प्रकार से असंज्ञेय अपराध इसको कहते हैं। ठीक है, इतना तो हम समझ गए। देखिए, ये हम समझ गए। उसके बाद ये जो पॉस एक्ट है इसमें एक प्रावधान ये दिया गया है। देखिए, पॉस एक्ट में हम बार बार एक चीज का चर्चा कर रहे थे, आंतरिक शिकायत समिति, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। आंतरिक शिकायत समिति। अब देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे ये जानेंगे, और इस पर खुद आप चर्चा करिए कि क्यों जरूरी है। देखिए, जब ये जो महिला खिलाड़ी हैं उनके सामने प्रश्न ये आया कि अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न हो रहा था तो इसके पहले वो कहाँ थी, आज तक उन्होंने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। तो ये भी तो हो सकता है कि उस समय की परिस्थिति उनके अनुकूल न रही हो। रहा सवाल, जब वो इसकी शिकायत पहली बार इन्होंने शिकायत करने गई तो इन्होंने ये देखा कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया था, इन्होंने आईसीसी यानी कि आंतरिक शिकायत समिति का गठन ही नहीं किया था। तो ये समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, जब किसी भी कार्यस्थल पर कर्मचारी 10 से अधिक कार्य करते हो तो वहां की संस्था को यह पॉस एक्ट के तहत निर्देशित किया जाता है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करें। इसके अंतर्गत कम से कम 2 महिला रहेंगी और इस समिति की जो अध्यक्षता करेंगी वो महिला करेंगी, प्लस एक अन्य सामाजिक संगठन रहेगा, सामाजिक संगठन कार्यकर्ता रहेंगे, कार्यकर्ता। तो इस पॉस एक्ट के तहत ये जो संगठन है, ये महिलाओं के जो कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं जो किसी भी प्रकार से यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं, वो इनको अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी और ये अपने इस शिकायत की जांच करेंगे और जांच में सही पुष्टि होने पर पॉस एक्ट के तहत न्यायालय में या फिर पुलिस के द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो ये है पॉस एक्ट का इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ठीक है, अब देखिए, हालांकि सही रूप में यही होना चाहिए कि जहां पे भी महिलाएं कार्य कर रही हैं या फिर जहां पे भी 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहां पे आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना चाहिए। लेकिन आज के समय में 30 जो है खेल राष्ट्रीय संघ है उसमें से 16 ऐसे हैं जिसमें आंतरिक शिकायत समिति का गठन ही नहीं हुआ है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट संस्था है, बहुत से ऐसे सरकारी संस्था भी है जहाँ पे इस प्रकार की तो चर्चा ही नहीं है, गठन करने की बात ही छोड़ दीजिए, चर्चा ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इस प्रकार से कानून का उल्लंघन हो रहा है तो हमारे घर से जब कोई महिला कार्य करने जाएंगी तो किस प्रकार से उनके हितों की रक्षा की जाएगी। इसके बाद
इनको ये आदेश दिया गया था कि अगर किसी भी संस्था द्वारा इस प्रकार से संगठन का या फिर इस प्रकार के समिति का गठन किया जा रहा है तो प्रतिवर्ष वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एनुअल वार्षिक ऑडिट करके ये अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि एक वर्ष के अंतर्गत हमारे आंतरिक शिकायत समिति के पास कितने शिकायत आए हैं और उसका कितनों का निवारण हुआ है। हालांकि अभी तक इसके मामले में नगण्य है, किसी भी प्रकार की संस्था जो है प्रत्यक्ष रूप से इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अलावा ऐसे संस्था जहां पे 10 से कम कार्यकर्ता कार्य करते हो या फिर ऐसे असंगठित क्षेत्र जहां पे 1 या 2 महिलाएं कार्य करती हो या फिर 1 या 2 कर्मचारी कार्य करते हो, इनके लिए स्थानीय शिकायत समिति का गठन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देश में किया जाना चाहिए। ठीक है, तो स्थानीय शिकायत समिति किसी भी शहर या जिला में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि जब पॉस एक्ट, यूपीए के सरकार में जो पॉस एक्ट पारित किया गया था, जो महिलाओं के हितों के लिए ये बनाया गया था, तो जब सरकार की इतनी बड़ी विफलता है कि जब वो ग्राम स्तर पर, जिले स्तर पर या फिर शहर स्तर पर इस प्रकार की स्थानीय शिकायत समिति का गठन ही नहीं कर पाई है, और या फिर सार्वजनिक ऐसे स्थलों पे जहाँ पे महिला भी कार्यरत है या सहभागिता है, वहाँ पे आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं कर पा रही है। तो यदि किसी महिला को किसी प्रकार की शिकायत करनी हो, जो अक्सर वो लोग लज्जा के डर के कारण या पारिवारिक या सामाजिक दबाव के कारण वो नहीं कर पाती है, तो ऐसे में वो अपनी शिकायत कहाँ करने जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि जब आज एक मेडल प्राप्त खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हो सकता है, जो उनका एक अलग स्टेटस है, तो हमारे और आपके परिवार के महिलाओं के साथ क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आप किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा से हो या फिर किसी भी धर्म के समर्थक हो, राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हो, तो यहाँ पे आपको सरकार को आलोचना करना चाहिए कि आपका जो खिलाड़ियों का आरोप है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है, वो जांच का विषय है, उसको जांच कराया जाए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता बात यह है कि जो पॉस एक्ट जो 2013 में लागू हुआ था, उनके नियमों का, उनके प्रावधानों का कठोरता से पालन हो, और आप ये सुनिश्चित करें कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं जब बाहर वो कार्यस्थल पर कार्य करने जाएंगे तो उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न नहीं होगा, किसी भी प्रकार की उनके साथ समस्या नहीं होगा। तो इस मामले में आपको प्रत्यक्ष रूप से सरकार की आलोचना करनी चाहिए या बोलना चाहिए कि आपने आंतरिक शिकायत समिति का गठन अब तक क्यों नहीं किया है, या फिर वहां पे अब तक गठन करने में विफल क्यों है जहां पे महिलाएं भी कार्य करती हैं। तो ये जानकारी आपको इसलिए दिया गया कि ये मुद्दा काफी जोरों शोरों से चल रहा था, लोग अपनी अपनी विचारधाराएं रख रहे थे, राजनीति इसका रूप अलग ले रहा था, आपको तथ्यों की जानकारी नहीं थी, इसलिए पॉस एक्ट के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दिया। ये पॉस एक्ट वीडियो आपका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। इससे संबंधित एक अगला वीडियो आने वाला है जिसमें हम ये बताएंगे कि आज के समय में आंदोलन जो है विफल क्यों हो जा रहे हैं, सरकार जो है अपनी मनमानी क्यों करती है। तो अगली वीडियो में आप देखेंगे कि इस प्रकार के जो आंदोलन है विफल कैसे हो जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या फिर इस प्रकार से जो मीडिया के द्वारा गलत तथ्यों को प्रकाशित करके दिग्भ्रमित कैसे किया जाता है, मध्यम परिवार का क्या रोल होता है आंदोलन में, इस प्रकार के चर्चाओं को, इस प्रकार के मुद्दों को हम चर्चा करेंगे। तो चैनल में आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।